देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, प्रावस्थाओं में संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में गिब्स एनर्जी वाला पढ़ा, सेम टू सेम उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक हीट रिजर्वर लिया और उसको नाम दे दिया ए प्राइम, और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है कितना है टी प्राइम, और उसका प्रेशर भी कांस्टेंट है कितना है पी प्राइम। और हमें पता है कि अगर ऐसे वाले हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में हम कोई भी निकाय रखते हैं, कोई भी निकाय रखेंगे, तो उस निकाय के लिए गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए, साम्यावस्था में मिनिमम होनी चाहिए। ये भी अभी अपन ने पढ़ लिया है। तो हम अपना जो निकाय है, इस बार निकाय हमने ऐसे रूप में लिया है कि उसके अंदर हमने उसी सिस्टम की, उस सिस्टम के अंदर जो भी पदार्थ हमने लिया है, जो भी मैटर हमने लिया है, उसकी दो स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2। अब प्रावस्था का मतलब क्या है कि मान लीजिए बीच में हमने यहाँ पर पिस्टन लगाया है, ठीक है, ये पिस्टन हमने लगाया मूवेबल, मान लीजिए जैसा भी है, और ये प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2। इसका मतलब क्या है, सपोज हमने जो सब्सटेंस लिया है वो वाटर और आइस लिया है, तो प्रावस्था 1 का मतलब तो है मान लीजिए आइस और वाटर। तो हमने एक ही सब्सटेंस लिया है, लेकिन एक ही मटेरियल या एक ही सब्सटेंस की दो अवस्थाएं जो है दोनों ही डाल ली। यानी हमारा जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पानी भी डाल लिया और बर्फ भी डाल लिया। तो एक ग्लास है, उसमें पानी और बर्फ साथ में रह सकते हैं, बर्फ के टुकड़े पड़े होते हैं और पानी भी पड़ा होता है, तो वो साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। कुछ मॉलिक्यूल्स बर्फ के होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, है दोनों क्या है H2A है, लेकिन उनकी स्टेट जो है क्योंकि वो अलग है, एक सॉलिड स्टेट में है और एक लिक्विड स्टेट में है। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्मली जो भी पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, मैक्सिमम उनकी स्टेट हमने देखते हैं कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। इन्हें क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो प्रावस्था है उसे फेज नाम देंगे अगली बार से, ठीक है। अब जो कि पदार्थ की प्रावस्था होती है वो डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास प्रत्येक पदार्थ के लिए टी और पी जो होती है उसकी एक रेंज होती है, और उस रेंज में वो पर्टिकुलर फेज में रहती है, उस रेंज से बाहर जाते ही उसकी फेज चेंज हो जाती है। लेकिन उसकी दो फेजेस जो है वो कुछ पर्टिकुलर रेंज में, यानी अगर आप एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ डाल दें तो कुछ टेम्परेचर या कुछ प्रेशर तक वो दोनों साथ में रह भी सकते हैं। तो दो फेजेस जो है वो संतुलन में रह सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक देखते हैं, 3 नोमेनक्लेचर है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं, जैसे कि बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना मेल्टिंग। लिक्विड का गैस में जाना, है ना, लिक्विड का गैस में जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर लिक्विड का ठोस में जाना फ्रीजिंग बोलते हैं, पानी अगर बर्फ में जा रहा है तो फ्रीज हो गया, जम गया, ठीक है, फ्रीजिंग बोलते हैं। और अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में जा रहा है बिना बीच में पानी हुए, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में जा रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन कह रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन तो मैंने बता ही दी है, डिस्क्रिप्शन वही बोल रहा है ये कि मान लीजिए हमारे पास एक ही पदार्थ है, उसकी दो फेजेस है 1 और 2, और दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और ये जो है वो सेपरेटेड भी है या मिक्स भी हो सकती है। हमने पानी के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ये वही अवस्था है, ठीक है। और ये जो सिस्टम मिलके बना है ये टी प्राइम और पी प्राइम पर एक हीट रिजर्वर के संपर्क में है और उसके साथ साम्यावस्था में है। हमने देख लिया था कि अगर साम्यावस्था में है तो जी का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और जी का फॉर्मूला हमने निकाला था E माइनस टी प्राइम एस प्लस पी प्राइम वी, क्योंकि टी प्राइम और पी प्राइम जो है वो ऊष्मा भंडार की टेम्परेचर और प्रेशर है, जबकि एंट्रोपी एस और वॉल्यूम वी और एनर्जी ई ये हमारा निकाय ए के पैरामीटर है। जिन पे प्राइम लगा है वो ऊष्मा भंडार के हैं, जिन पे प्राइम नहीं लगा है वो ऊष्मा भंडार के नहीं है, निकाय के हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है GeSV, ये तो हमारे पास प्रावस्थाओं 1 और 2 से जो मिलकर निकाय बना है उसकी गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और वॉल्यूम है। अब क्योंकि हमारे पास ये टोटल है तो जो G है वो निकाय एक ही है, और एक में प्रावस्था 1 भी है और प्रावस्था 2 भी है। तो अगर इसकी गिब्स एनर्जी G1 है और इसकी G2 है तो ये जो A है वो तो दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो G की वैल्यू क्या होगी, G1 प्लस G2, E की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2, S की वैल्यू क्या होगी, S1 प्लस S2, V की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी हमने T प्राइम पे और P प्राइम पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर किसके हैं, हीट रिजर्वर के हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए जो फेज 1 है और 2 है उसमें अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए N1 N2 है। इसका मतलब जो आइस है, बर्फ के कितने पार्टिकल हैं, N1 है, और वाटर के कितने पार्टिकल हैं, N2 है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जब आइस है तो आइस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकली तो होंगे, इसलिए अगर हम उनके गिब्स फलन प्रति अणु यानी कि गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए, उसके गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है गिब्स एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जो आइस अवस्था में जब वो होगा, मान लीजिए आइस का मॉलिक्यूल है, उसके एक मॉलिक्यूल की गिब्स एनर्जी कितनी है, G1 है, तो N1 की कितनी हो जाएगी, N1 इंटू G1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो वाटर की स्टेट में है तो उसकी गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है, G2 है, तो टोटल गिब्स एनर्जी पानी की कितनी हो जाएगी, N2G2। तो इस कंडीशन में G1 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1G1, और G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2G2। तो हमारे पास टोटल गिब्स एनर्जी कितनी थी, G1 प्लस G2 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, N1G1 प्लस N2G2। करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन हमने देख ही ली कि साम्य अवस्था में है तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका फंक्शन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा या डी कर लो, इसको आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, डी जी इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या यहाँ पे डेल्टा ही लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या डी लगा लो, इसी जगह डी लगा लो, डी जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल डी आएगा, स्मॉल डी, और जी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी थी, N1G1 प्लस N2G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमने कह दिया कि G1 तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो पर मॉलिक्यूल का होता है, और G2 जो है वो भी क्या होता है, पर मॉलिक्यूल का है, और हर मटेरियल के लिए उसका पर मॉलिक्यूल गिब्स एनर्जी कांस्टेंट होती है। लेकिन नंबर चेंज हो रहा है, नंबर क्यों चेंज हो रहा है, नंबर क्यों चेंज हो रहा है, अब ये समझिए आप। जो आइस है उसमें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल पिघला और पिघल के वो पानी बन गया, जैसे ही वो पानी बना अब वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, अब वो किस में कन्वर्ट, अब वो किस में काउंट होगा, सॉरी, अब वो आइस में काउंट नहीं होगा, वो किस में काउंट होगा, वाटर में काउंट होगा। वाटर में काउंट होगा तो वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ जाएंगे, और आइस में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएंगे। इसलिए अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है और इसके N1 है, तो जैसे जैसे आइस पिघलती रहेगी या जैसे जैसे पानी जो है फ्रीज होता रहेगा, N1 और N2 जो है एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहेंगे। N1 बढ़ेगा तो N2 घटेगा, और N1 घटेगा तो N2 बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि G1 तो आ जाएगा बाहर, और D जो है वो किस पे लग जाएगा, N1 पे। तो G1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, N1 पे चेंज लग जाएगा, और G2 कांस्टेंट हो जाएगा और N2 पे चेंज लग जाएगा। और हम जानते हैं कि टोटल नंबर जो है, चाहे पानी जो है, यहाँ पे वाटर जो है और यहाँ पे आइस है, ये एक दूसरे में अगर कन्वर्ट भी हो रहे हैं, इसका N2 है N1 है, तो क्योंकि मैंने बताया कि दोनों को मिला के आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये नंबर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो N1 प्लस N2 जो है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो N1 का क्या हो जाएगा, DN1, N2 क्या हो जाएगा, DN2, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, DN2 की वैल्यू जो है वो माइनस का DN1 के बराबर है। ठीक है, तो ये DN2 की जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, G1 DN1, और यहाँ पे प्लस का DN2 है तो माइनस का G2 DN1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, DN1, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, G1 माइनस G2, 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि नंबर N1 तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि या तो आइस जो है वो पिघलेगी या पानी से उसमें और मॉलिक्यूल ऐड होंगे। वाटर या तो फ्रीज होगा या आइस जो है वो मेल्ट होएगी, दोनों स्थिति में N1 तो चेंज होगा, तो DN1 जो है ये तो 0 हो नहीं सकता। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो G1 इज इक्वल टू G2 आपके पास हो जाएगा। तो अगर दोनों अवस्थाएं साथ में अस्तित्व में रहे, को एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि दोनों का गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जिससे एक अवस्था में और दूसरी अवस्था में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल जी आपका क्या रहे, मिनिमम बना रहे। ये चीज अपन को जाननी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस के लिए उसका टेम्परेचर, अब टी प्राइम की बात नहीं हो रही है, पी प्राइम की बात नहीं हो रही है, अब सिस्टम का टेम्परेचर और सिस्टम का प्रेशर, उसके बीच में कर्व ड्रॉ किया जाए, और ये कर्व कब ड्रॉ किया जाए, जब G1 बराबर G2 हो। तो इस कर्व को क्या कहते हैं,
फेज इक्विलिब्रियम कर्व कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन फेज इक्विलिब्रियम कर्व। तो आपको ये बोलना है कि किसी पदार्थ के लिए टी और पी के बीच में ग्राफ खींचा जाए जबकि गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल समान रहे, तो ये वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रावस्था संतुलन वक्र या फिर फेज इक्विलिब्रियम वक्र। तो यहाँ पर हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए वो कर्व आया है एबीसीडी, वो कर्व आया है एबीसीडी। तो इस कर्व के ऊपर क्या रहेगा, G1 इक्वल टू G2 रहेगा। लेकिन इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए G1 लेस देन G2 है और इसके राइट हैंड साइड में मान लीजिए G1 ग्रेटर देन G2 है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने G1 लेस देन G2 लिखा है तो हमने फेज 1 क्यों लिखा, और G1 ग्रेटर देन G2 है तो हमने फेज 2 क्यों लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर ये कर्व जो है, क्योंकि ये कर्व ड्रॉ किया जाएगा, कब किया जाएगा, दो प्रावस्थाओं के बीच में किया जाएगा। तो अगर ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में पीटी कर्व ड्रॉ किया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, गलन वक्र कहेंगे, मेल्टिंग वक्र, मेल्टिंग कर्व कहेंगे। ये डेफिनेशन याद रखना। अगर लिक्विड और गैस के बीच में ये ड्रॉ किया जाएगा तो ये वेपराइजेशन कर्व होगा, और अगर ये सॉलिड और गैस के बीच में कहा जाएगा तो इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन कर्व कहेंगे। अब इसकी विशेषता समझते हैं। कर्व के प्रत्येक बिंदु पर दोनों फेजेस जो होती हैं वो कोएग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए G1 की वैल्यू क्या हो जाती है, G2 हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में प्रावस्था 1 के N1 अणु यानी फेज 1 के N1 मॉलिक्यूल और फेज 2 के N2 मॉलिक्यूल के साथ में को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं आराम से, क्योंकि ये कर्व जो है वो पूरे क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करता है। पहले क्षेत्र में G1 लेस देन G2 अगर होता है तो पदार्थ की केवल एक फेज संतुलन में होती है, दूसरी प्रावस्था का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। ऐसा क्यों, देखो अब इसको मैं पहले समझाती हूँ फिर आपको थ्योरी वाला समझाऊंगी। हमने ये देखा कि जो कर्व है वो दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड। इस कर्व की कंडीशन तो हमने निकाल ली कि G1 इज इक्वल टू क्या है, G2 है। इसमें हमने कहा है कि अगर G1 लेस देन G2 हुआ, अगर हमने देखा कि हमारा सिस्टम इतना है और यहाँ पे है हमारे पास G1 और यहाँ पे है G2, यहाँ है N1 मॉलिक्यूल और यहाँ पर है N2 मॉलिक्यूल। हमने ये देख लिया कि निकाय की साम्यावस्था के लिए, दोनों की मिला के साम्यावस्था के लिए जरूरी है कि टोटल G हमारे पास कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब G1 की वैल्यू मान लीजिए 2 है, करेक्ट, और G2 की वैल्यू मान लीजिए 5 है, क्योंकि हमें क्या करना है, G1 को G2 से कम रखना है। तो G1 की वैल्यू मैंने मान लिया 2 है और G2 की वैल्यू मैंने मान लिया 5 है। N1 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लीजिए ये भी 10 मॉलिक्यूल है और N2 जो मॉलिक्यूल है ये भी 10 मॉलिक्यूल है। फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक बार के लिए सेम ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जो G की वैल्यू थी वो कितनी थी, N1 G1 प्लस N2 G2। हम दोनों कंडीशन में निकालते हैं, ठीक है। तीन कंडीशन में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक कंडीशन जब G1 बराबर G2 होगी, वो तो चलो कर्व पे आ गई तो उसको तो छोड़ दो, G1 इक्वल टू G2 पे तो छोड़ देते हैं। हमें कंडीशन लेनी है G1 लेस देन G2 पे और यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो G की वैल्यू निकालते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है 10 और G1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 10 और G2 की वैल्यू कितनी है 5। वैल्यू कितनी आई है 20 प्लस 50 और इज इक्वल टू 70 और G की वैल्यू 70 आ रही है। यानी कि अगर हमने G1 लेस देन G2 में, G1 लेस देन G2 में हमने बर्फ को भी मान लिया वहां पर है और पानी को भी मान लिया, तो G की वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है, क्योंकि हमने पानी के N2 मॉलिक्यूल लिए हैं। लेकिन अगर सारा का सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, किस कंडीशन में, G1 लेस देन G2 में अगर सारा का सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए तो हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू कितनी है N1 G1 प्लस जो N2 है, मॉलिक्यूल तो N2 के रहेंगे लेकिन वो पानी में बर्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं, बर्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए गिब्स एनर्जी किसकी लेंगे आप, बर्फ की ही लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 10 है, G1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू 10 है, G1 की वैल्यू 2 है, 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40। तो 70 ज्यादा है या 40 ज्यादा है, ऑब्वियसली 70 ज्यादा है और हमें गिब्स एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम हमारे पास किसकी आ रही है 40 की आ रही है। हमारे पास मिनिमम एनर्जी कितनी आ रही है 40 की आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब इस स्थिति में हमारे पास
बर्फ के और पानी के मॉलिक्यूल्स को साथ में रखने की बजाय सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर बर्फ बन जाए तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो केवल एक ही फेज को हम संतुलन में रख सकते हैं, क्योंकि उस फेज के अस्तित्व में रहने से जी की वैल्यू मिनिमम हो रही है। इसलिए जब G1 लेस देन G2 होगा तो जो G1 वाली स्टेट होगी, हमारे केस में वो आइस है, केवल आइस ही अवस्था में रहेगी, पानी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सारा का सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कन्वर्जन से कैपिटल जी की वैल्यू मिनिमम हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। सेम चीज हम कर लेते हैं कि अगर G1 ग्रेटर देन G2 हो, और कंडीशन वही रखते हैं, इस बार G1 की वैल्यू 5 रख लो और G2 की वैल्यू क्या रख लो, 2 रख लो। तो वही G की वैल्यू निकालो कि अगर N1 यानी 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2, आंसर कितना आ रहा है, वही 70 आ रहा है। लेकिन अगर सारा का सारा बर्फ यानी पानी, सॉरी आइस, पानी में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, N1 जो कि बर्फ के पार्टिकल है उनको भी पानी बनना पड़ेगा, और जो पानी है वो तो पानी में ही रहेंगे। तो यहाँ पे 10 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 10 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आंसर 40 आ जाएगा। यानी कि जब G1 ग्रेटर देन G2 होगा तो कम कौन सा है, G2, और ये कौन सा था, पानी। तो इसको अगर ये पूरा पानी बन जाता है, सारे मॉलिक्यूल्स पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें G की वैल्यू 40 मिल रही है, और सारे कन्वर्ट नहीं होते हैं तो हमें 70 मिल रहा है। तो उस स्टेट में केवल एक प्रावस्था, एक फेज एग्जिस्ट करेगी, और वो रहेगी वाटर। तो अब यही लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ। प्रावस्था क्षेत्र 1 में टेम्परेचर और प्रेशर इस तरह होते हैं कि G1 लेस देन G2 होता है। इस स्थिति में G का मान तभी मिनिमम होगा जब संपूर्ण द्रव्यमान यानी सारा का सारा मैटर फेज 1 में रूपांतरित हो जाए, और G की वैल्यू जो है वो N इंटू जी आ जाए। क्यों, N1 G1 प्लस N2 की भी G1 हो जाएगी, तो N1 प्लस N2 कॉमन आ जाए, सॉरी G1 कॉमन आ जाएगा, और N1 प्लस N2 NG1, तो NG1 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में केवल फेज 1 जो है वो स्थायी होगी। इसी तरह से प्रावस्था क्षेत्र 2 में यानी सेकंड वाले में G1 ग्रेटर देन G2 है, तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, G की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब फेज 2 में सारा मैटर चला जाएगा, और G की वैल्यू NG2 हो जाएगी, और प्रावस्था 2 स्थायी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा देती हूँ, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, ये हमारी थ्योरी है, और ये हमारा डायग्राम है, समझा दिया मैंने सारा। और डेफिनेशन आप देख लीजिए मेल्टिंग की, फ्रीजिंग की, कंडेंसेशन की, और सब्लिमेशन की। कर्व हमारा ये था, और एक्सप्लेनेशन मैंने ये दे दिया। दैट्स इट।